चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करें। देखो, इस चैप्टर में अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 कंप्लीट की है। आज हम लोग नई एक्सरसाइज की तरफ चलें, 3.4 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले कुछ छोटे से रूल्स समझने हैं, वो रूल समझें जिसमें हमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आगे देखने हैं। आप लोगों को याद है, आपने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो पढ़े थे ना, उसमें ये 3 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप लोगों ने देखे थे। कौन कौन से? सबसे पहले आपने ट्रेपेजियम देखा था ना, ट्रेपेजियम कि जिसमें दो साइड पैरेलल हो, दो साइड पैरेलल ना हो, तो वो ट्रेपेजियम कहलाता है। उसके बाद काइट के बारे में भी समझा था आपने, समझा था ना, कि जिसमें एडजेसेंट साइड है, ये पास पास की दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तो वो काइट कहलाता है। एंड खास पैरेलिलोग्राम के बारे में समझा। अब यही पैरेलिलोग्राम के ही 3 टाइप आते हैं। ये पैरेलिलोग्राम में से ही ये तीनों टाइप्स बनते हैं, जिसे कहते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। तो समझना अब इन तीनों के बारे में, और इन तीनों की प्रॉपर्टीज के बारे में भी समझना। ठीक है, देखो, कोई भी चीज में अगर प्रॉपर्टीज ढूंढनी हो ना, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोग फाइंड करते हैं? तो एक साइड्स की, ऐसे याद रखा करो, एक एस मतलब एक साइड्स के बारे में जानते हैं। दूसरा ए मतलब के एंगल के बारे में। और तीसरा डी मतलब के डायगोनल के बारे में। SAD, साइड्स, एंगल, डायगोनल्स। हर किसी में ये 3 रूल ध्यान रखते हैं। जैसे कि देखो, पैरेलिलोग्राम, तो पैरेलिलोग्राम में साइड का रूल क्या आता है? तो पैरेलिलोग्राम में साइड का रूल ये आता है कि इसकी अपोजिट साइड, मतलब जो सामने सामने की साइड होती है, वो पैरेलल और इक्वल होती है। पैरेलल भी होती है एंड इक्वल भी, कि यहाँ पर भी ये सामने सामने की साइड पैरेलल एंड इक्वल होगी। साइड का रूल ये ना, बराबर। एंगल का रूल क्या? तो एंगल का रूल ये कि इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जो सामने सामने के एंगल्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं। सामने सामने एंगल इक्वल, जैसे कि ये दोनों भी इक्वल सामने सामने। और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जो पास पास के एंगल होते हैं, उनका टोटल 180 होता है। कल इसके सम्स भी किए थे हमने कि जो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका टोटल कितना होगा? 180। ये एंगल का रूल। और डायगोनल, तो इनके जो डायगोनल्स होते हैं, मतलब जो बिल्कुल बीच में लाइन बनाए अगर हम लोग, ठीक है, कि जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कि ये हाफ हाफ हो जाते हैं, डायगोनल्स हो जाते हैं ना भाई, यहाँ पर भी ये हाफ हाफ डायगोनल्स हो जाएंगे। समझ आई बात? ये साइड, एंगल, डायगोनल, पैरेलिलोग्राम के ये रूल हमने समझे हैं ना, ठीक है ना। अब यही पैरेलिलोग्राम के ये 3 टाइप्स आते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। ये तीनों भी पैरेलिलोग्राम ही है। क्यों पैरेलिलोग्राम है? क्योंकि इनमें भी ये सामने सामने की साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है। साइड का रूल वो सबके लिए सेम है, तीनों के लिए सेम। किस इस सब में सामने सामने की साइड पैरेलल होती है। रेक्टेंगल में भी सामने सामने की साइड पैरेलल, और स्क्वायर में भी ये सामने सामने की साइड पैरेलल, ये दोनों भी साइड पैरेलल। रोम्बस में भी ये सामने और इस साइड भी दोनों साइड पैरेलल होगी। ठीक है, तो साइड वो सबके लिए सेम। एंगल एंड डायगोनल थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। अब देखो, पैरेलिलोग्राम में, पैरेलिलोग्राम कैसे दिखने में, ये ध्यान से देखना ये ड्राइंग, कि ये ड्राइंग दिखने में तो रेक्टेंगल ही लगती है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना। क्यों टेढ़ा होता है? क्योंकि इसके सब एंगल अलग अलग मेजर के होते हैं कि नहीं? इसमें एंगल अलग अलग मेजर के होते हैं। अगर पैरेलिलोग्राम में सभी एंगल 90-90 के बना दिए जाए ना, पैरेलिलोग्राम के सभी एंगल अगर 90-90 डिग्री के बना देना, तो वो बन जाता है रेक्टेंगल। समझे? पैरेलियोग्राम में सभी एंगल अगर 90 के बना दो तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। मतलब अगर आप लोग रेक्टेंगल के रूल समझो ना, उसमें भी साइड, एंगल और डायगोनल समझना रूल्स। तो रेक्टेंगल की साइड्स के बारे में कहा जाए तो साइड्स तो वही होगी कि सामने सामने की साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है ना। रेक्टेंगल में ये दोनों साइड इक्वल और ये दोनों साइड भी इक्वल होगी। ठीक है। एंगल के बारे में अगर कहा जाए ना,
तो रेक्टेंगल में एंगल में ये चारों एंगल 90 के होते हैं। रेक्टेंगल का रूल ध्यान रखना कि रेक्टेंगल में चारों एंगल कैसे होते हैं, 90 के, बराबर। और डायगोनल, तो रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, मतलब अगर एक डायगोनल 5 सेंटीमीटर का हुआ तो दूसरा डायगोनल भी 5 सेंटीमीटर का होगा। रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। ये लिखते जाना नहीं तो एक एक बुक में, ठीक है, सबके रूल्स लिखते जाना। सब में साइड कैसी होती है, एंगल कैसे होते हैं और डायगोनल कैसे होते हैं। तो रेक्टेंगल में चारों एंगल 90-90 के होते हैं और डायगोनल में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, बराबर। फिर देखो इसी पैरेललोग्राम पर से, यही पैरेललोग्राम में अगर इस पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल कर देना, चारों साइड इक्वल, चारों एंगल नहीं, ध्यान देना, चारों साइड इक्वल, चारों एंगल इक्वल नहीं, तो वो बन जाता है रोम्बस, ठीक है। ये नंबर भले कुछ भी लिखे हो 1 2 3, आप ये नाम ध्यान रखना कि अगर पैरेललोग्राम में चारों साइड इक्वल बना दें तो वो रोम्बस बन जाता है। तो अब रोम्बस की प्रॉपर्टी ऐसी आती है कि रोम्बस की साइड्स के बारे में अगर आप पढ़ो ना, तो इनकी साइड में रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। चारों साइड इक्वल मतलब कि यहाँ पे अगर ये एक साइड 5 सेंटीमीटर की हुई तो ये चारों साइड 5-5 सेंटीमीटर की होगी, या जो भी मेजर हो, चारों इक्वल होंगे। और सामने सामने पैरेलल तो होते ही हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो सामने सामने तो होंगे ही ना पैरेलल, कि रोम्बस में ये दोनों साइड भी पैरेलल होगी और सामने सामने ये दोनों साइड भी पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये साइड का रूल। एंगल का रूल अगर आप जानो ना, तो रोम्बस में पैरेललोग्राम की तरह इसके सामने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, सामने सामने के एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, और जो एडजेसेंट एंगल हुआ ना, जैसे ये पास पास के एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये पास पास के एंगल्स, तो ये एंगल 180 होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर सामने सामने गिनोगे तो ये 180 होंगे, पास पास में गिनो, सॉरी, सामने सामने गिनोगे तो इक्वल होंगे, और पास पास में गिनोगे तो 180 होंगे, ओके। और डायगोनल के बारे में अगर आप जानो, तो डायगोनल में इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब कि यहाँ से हाफ हाफ हो जाते हैं, कि ऊपर ये आधा डायगोनल और नीचे आधा डायगोनल इक्वल होगा, इस साइड भी ये आधा डायगोनल और ये आधा डायगोनल इक्वल होगा, बरोबर। ये रोम्बस के रूल ना, साइड, एंगल और डायगोनल। और अभी यही रोम्बस में अगर चारों एंगल 90 बना दे, ये रोम्बस के ही अगर चारों एंगल 90 बना दे तो वो बन जाता है आखिरी स्क्वायर। स्क्वायर के रूल्स एकदम सिंपल है, उसमें सभी साइड, सभी एंगल, सभी डायगोनल इक्वल होते हैं, सभी इक्वल होते हैं। मतलब एक तो स्क्वायर में चारों साइड इक्वल, बराबर ना, स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल। अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर की तो चारों साइड 3-3 सेंटीमीटर की आएगी, ठीक है, चारों साइड इक्वल। दूसरा, इसके चारों एंगल भी इक्वल, कि स्क्वायर में चारों एंगल भी 90-90 होते हैं, बराबर ना, ऐसे चारों एंगल 90 कह सकते हैं। और डायगोनल, तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल भी इक्वल भी होते हैं, ये दोनों डायगोनल इक्वल भी हुए। अगर एक डायगोनल 5 सेंटीमीटर का तो दूसरा डायगोनल भी 5 सेंटीमीटर का, और साथ में बाइसेक्ट भी करते हैं। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, बराबर। तो ऐसे हमने अभी तक ये जो ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझा था, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट। अब उसके साथ ये 3 और क्वाड्रिलेटरल जुड़े, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। अब इनके बेस पर हम लोग एक्सरसाइज 3.4 शुरू करेंगे, और 3.4 आपकी थियरी बेस्ड एक्सरसाइज है, उसमें सम्स नहीं है, उसमें सिर्फ थियरी है। तो देखो हम लोग 3.4 की अगर शुरुआत करें तो 3.4 में हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू और फॉल्स हमें बताने हैं। तो देखो ट्रू और फॉल्स में ऐसे पहला पूछा हुआ है कि ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर्स, कि सभी रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर भी कह सकते हैं। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। रेक्टेंगल को स्क्वायर थोड़ी कह सकते हैं, रेक्टेंगल में चारों साइड इक्वल नहीं होती, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, तो इसलिए ये फॉल्स हुआ। फिर दूसरा पूछा हुआ है ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स, कि सभी रोम्बस वो पैरेललोग्राम कहलाते हैं, तो हाँ ट्रू।
क्योंकि रोम्बस वो पैरेलिलोग्राम का ही तो एक पार्ट है ना। रोम्बस अभी ध्यान आया ना कि जो स्क्वायर जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो वो कहलाए तो पैरेलिलोग्राम ही, क्योंकि उसमें सामने सामने की साइड पैरेलल ही होती है, इसलिए रोम्बस को पैरेलिलोग्राम कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, कि स्क्वायर जो होते हैं वो रोम्बस भी कहलाते हैं एंड रेक्टेंगल भी कहलाते हैं। तो हाँ सही है, क्योंकि स्क्वायर में ना सभी प्रॉपर्टी आ जाती है। स्क्वायर के अंदर रोम्बस की प्रॉपर्टी भी आ जाती है, रोम्बस की तरह स्क्वायर वो चारों साइड इक्वल भी है, और रेक्टेंगल की तरह स्क्वायर वो चारों एंगल 90-90 भी है। ठीक है ना। तो स्क्वायर है ना, उसको आप सभी नाम दे सकते हो, रोम्बस भी कह सकते हो, रेक्टेंगल भी कह सकते हो, पैरेलिलोग्राम भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर सभी प्रॉपर्टीज इंक्लूड हो जाती है, तो स्क्वायर को रोम्बस एंड रेक्टेंगल दोनों कह सकते हैं। ट्रू। एंड ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेलिलोग्राम, कि स्क्वायर को पैरेलिलोग्राम नहीं कह सकते, तो फॉल्स। अभी मैंने बताया ना कि स्क्वायर को तो सभी कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर सभी प्रॉपर्टी आ जाती है, तो उसको तो हम लोग सब कह सकते हैं। बरोबर। फिर उसके आगे यही ट्रू और फॉल्स है कि इसमें लिखा हुआ है कि ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, कि काइट्स वो रोम्बस जैसे होते हैं, तो ये फॉल्स, क्योंकि काइट्स में तो दो दो साइड सेम होती है ना। काइट्स तो ऐसा होता है ना, दो दो साइड सेम आती है, जबकि रोम्बस रोम्बस में तो चारों साइड सेम आती है, तो इसलिए काइट को रोम्बस कहलाएंगे नहीं, फॉल्स। देन ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, के सभी रोम्बस को काइट कह सकते हैं, तो हाँ कह सकते हैं, क्योंकि जो रोम्बस है ना, रोम्बस ऐसे स्क्वायर जैसा होता है। बराबर। ये थोड़ी ड्राइंग गलत हो गई, ध्यान देना कि रोम्बस ऐसे स्क्वायर जैसा होता है, और काइट का रूल क्या आता है कि काइट में पास पास की साइड सेम होनी चाहिए, तो रोम्बस में भी तो ये पास पास की साइड सेम ही होती है ना, उसमें तो चारों साइड सेम होती है, तो पास पास की भी तो सेम आ गई ना। ठीक है ना। ये रोम्बस काइट क्यों कहलाता है, क्योंकि काइट के जो रूल्स है ना, क्या वो रूल्स रोम्बस में भी आते हैं, तो हाँ आते हैं, कि काइट में पास पास की साइड सेम होनी चाहिए, तो रोम्बस में भी पास पास की साइड सेम है ना, तो इसलिए उसको काइट भी कह सकते हैं। ऑल पैरेलिलोग्राम आर ट्रेपेजियम्स, के पैरेलिलोग्राम्स को ट्रेपेजियम कह सकते हैं, तो हाँ कह सकते हैं, क्योंकि पैरेलिलोग्राम में तो दोनों साइड पैरेलल होती है ना, और ट्रेपेजियम में एक साइड पैरेलल होती है। ट्रेपेजियम कैसा होता है, एक साइड, मतलब ट्रेपेजियम का रूल है कि कम से कम एक साइड पैरेलल होनी चाहिए, तो पैरेलिलोग्राम में भी तो एक साइड तो पैरेलल होती है ना, इसीलिए पैरेलिलोग्राम को ट्रेपेजियम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेपेजियम में जो रूल्स लगते हैं वो रूल्स पैरेलिलोग्राम में भी इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए उसे ट्रेपेजियम कह सकते हैं हम लोग। देन ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, क्या स्क्वायर को भी ट्रेपेजियम कह सकते हैं, तो हाँ कह सकते हैं, क्योंकि ये तो मैंने पहले ही बताया कि स्क्वायर के अंदर सभी प्रॉपर्टी आ जाती है, सभी रूल्स लग जाते हैं, तो स्क्वायर को तो आप कोई भी नाम दे सकते हो, इसलिए स्क्वायर को ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं। ट्रू आएगा। ठीक है, इसलिए आपको मैंने बोला कि आप लोग भले जो है वो ये वीडियो एक बार फिर से पीछे देख लो, और जो 6 के 6 हमने ये क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स देखे ना, उनके रूल्स एक बार फिर से समझ लो अच्छी तरह से, या तो कोई बुक में नोट कर लो उनके रूल्स, साइड एंगल डायगोनल के रूल्स के, जिससे ये जो ट्रू और फॉल्स हैं, आगे जो सम्स आएंगे, मतलब जो थियरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो इजीली समझ पड़ेंगे आपको। देखो अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन पे चले। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल दैट हैव, कि हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के नाम बताने, जैसे नंबर दिया हुआ 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। आपने जो 6 क्वाड्रिलेटरल देखे ना, आगे जो 6 टाइप मैंने बताया आपको सब, ठीक है, कि उसमें से कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी 4 साइड्स, चारों साइड इक्वल होती है, तो किसकी किसकी चारों साइड इक्वल होती है, तो उसमें स्क्वायर एंड रोम्बस की, कि स्क्वायर्स होते हैं और रोम्बस होते हैं, तो उसमें चारों साइड इक्वल आती है ना उनकी। बराबर ना। और बी में पूछा हुआ है 4 राइट एंगल्स, कि कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं
जिनके चारों एंगल 90-90 के होते हैं, राइट एंगल्स मतलब चारों 90 के होने चाहिए, तो वो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में होते हैं। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में चारों एंगल 90-90 के होते हैं ना। समझ आ रही है बात? इसमें यही पूछा हुआ है कि बताओ कौन से क्वाड्रिलेटरल आएंगे इसमें जिसकी चारों साइड इक्वल हो, या दूसरे में पूछा हुआ है चारों एंगल इक्वल होने चाहिए। क्लियर? अब ऐसे ही इसका थर्ड क्वेश्चन, सब में बस ऐसे ही आंसर ही लिखने हैं इसमें। तो देखो ऐसे ही इसका थर्ड क्वेश्चन है जिसमें पूछा हुआ है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, कि क्या स्क्वायर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, उसमें रीज़न बताना है। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, फिर कॉमा करके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, जैसे पहले में दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, क्या हम लोग स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं? तो कह सकते हैं ना, कि क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या। ऐसे ऐसे मन में सोचा करो कि क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, जो 4 साइड के बना हुआ हो। तो क्या स्क्वायर 4 साइड का बना हुआ है? तो बना हुआ है ना, तो मतलब उसको भी क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं ना, बराबर ना। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट इज क्लोज्ड विथ 4 लाइन सेगमेंट, कि ये 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, और इसी वजह से इसे हम लोग स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, बराबर। ये फिर दूसरा है, क्या स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह सकते हैं? तो हाँ कह सकते हैं। हमने ट्रू और फॉल्स में भी देखा कि स्क्वायर को तो सभी कह सकते हैं, लेकिन क्यों कह सकते हैं वो रीज़न बताना है। क्या स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। कि पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए? तो पैरेललोग्राम में सामने सामने की साइड, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होनी चाहिए, तो वो पैरेललोग्राम होता है ना। तो स्क्वायर में भी तो सामने सामने की साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है ना। आप लोग जैसे स्क्वायर बनाते हो, तो स्क्वायर में भी तो ये सामने सामने की साइड पैरेलल भी हुई और इक्वल भी होती है, तो मतलब ये पैरेललोग्राम भी कहलाया ना। इसके रीजन में लिखेंगे स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम ड्यू टू इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, तो इसलिए स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें नंबर 3 भी है, उसी में क्या स्क्वायर को हम लोग रोम्बस कह सकते हैं? क्या स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि रोम्बस में क्या होना चाहिए? तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। जैसे रोम्बस बनता है ना, स्क्वायर ही होता है लेकिन क्रॉस में। रोम्बस का रूल है कि उसकी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, और उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स वो इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए। तो स्क्वायर में भी तो होता ही है ना, चारों साइड इक्वल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज इट्स ऑल साइड आर इक्वल एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल, कि चारों साइड इक्वल होती है और सामने सामने की साइड पैरेलल होती है, तो इसीलिए स्क्वायर रोम्बस भी कहलाया। और क्या स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं? क्या स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं हम लोग? तो कह सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का रूल क्या है कि रेक्टेंगल में सामने सामने की साइड इक्वल होनी चाहिए और चारों एंगल 90 होने चाहिए, और ये डायगोनल दोनों के इक्वल होने चाहिए, और यही सभी रूल स्क्वायर में भी आते हैं। जैसे कह सकते हैं ना कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बिकॉज इस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि उसके सामने सामने की साइड इक्वल हो गई एंड हैज़ इक्वल डायगोनल, और उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि उसके चारों एंगल 90 डिग्री भी होते हैं, तो इसलिए स्क्वायर वो रेक्टेंगल भी कहलाया। ठीक है, हमने ट्रू और फॉल्स में भी देखा था कि स्क्वायर को सब कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में सबके रूल्स आ जाते हैं, बरोबर। बात आई समझ में? अब ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स, कि देखो अब क्वाड्रिलेटरल के नाम बताने उनके डायगोनल के रूल्स के हिसाब से। आगे मैंने सबके डायगोनल के रूल्स आपको बताए, उनके हिसाब से बताना है। कि जैसे पहला, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या, कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो। बाइसेक्ट मतलब कि बिल्कुल बीच में हाफ हाफ हो जाते हो, तो वो बाइसेक्ट करना कहते हैं ना। तो किस में होता है ऐसा?
तो ऐसा पैरेललोग्राम में भी होता है, बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में भी करते हैं, स्क्वायर में भी और रोम्बस में भी करते हैं। इन चारों में उनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, कि यहाँ बीच में 90 डिग्री बनाते हो, यहाँ बीच में भी, बीच में जहाँ जॉइंट होते हो ना, तो यहाँ 90 डिग्री बनता हो भाई, ये भी 90 का एंगल, ये भी 90 का एंगल, ये भी 90 का एंगल और ये भी 90 का एंगल। तो ऐसा किस में होता है, तो ऐसा सिर्फ स्क्वायर एंड रोम्बस में होता है, क्योंकि उसकी चारों साइड सेम होती है ना, तो अंदर हमेशा 90 के एंगल ही बनते हैं, ठीक है, याद रखना है ये चीज़। एंड आर इक्वल, भाई किसके डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं, कौन सी ऐसी ड्राइंग है कि जिसके डायगोनल्स इक्वल, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर का तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ऐसे डायगोनल दोनों इक्वल वो किस में होते हैं, तो ऐसे डायगोनल रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में होते हैं, बरोबर। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर उन दोनों में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, समझ आई बात। तो देखो डायगोनल के हिसाब से भी हमने क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म देखे ना। देखो ये पूरी एक्सरसाइज जो स्टार्टिंग में मैंने रूल से समझा है वो 6 के 6 उसी के बेस पर ही करनी है पूरी एक्सरसाइज। अब ऐसे ही इसके आगे का क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सिर्फ इतना पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो क्या रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, याद है कि हमने चैप्टर की जब स्टार्टिंग की थी ना, तो वो स्टार्टिंग में 5 दिन पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, कि जो क्वाड्रिलेटरल में, कि जो ऐसी ड्राइंग आती है कि उस क्वाड्रिलेटरल में अगर उसके डायगोनल, ये जो डायगोनल बनाते हैं, अगर डायगोनल आपस में जॉइंट होते हैं तो वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और जिस ड्राइंग में उनके डायगोनल्स, अगर समझो ये भी 4 साइड का बना हुआ है लेकिन इसके डायगोनल अगर आप जॉइंट करो ना, तो वो डायगोनल आपस में जॉइंट होते नहीं है, तो वो कॉन्केव कहलाता है। जिसके डायगोनल आपस में जॉइंट होते हो, इंटरसेक्ट होते हो, तो वो कॉन्वेक्स, और जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट न होते हो तो वो कॉन्केव कहलाता है। तो अब इसमें देखें ना कि एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्या रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, तो बिल्कुल कहलाता है, क्योंकि उनके डायगोनल अंदर इंटरसेक्ट करते हैं ना। तो यहाँ रीजन में लिखे देखो कि इन अ रेक्टेंगल बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाई इन इट्स इंटीरियर, कि उसके दोनों डायगोनल अंदर ही आते हैं और इंटरसेक्ट करते हैं, हेंस इट इज़ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसीलिए वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाया, ठीक है, सिंपल है ना इसमें ये। और ऐसे ही आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में अब इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे देखो ड्राइंग में ये ए बी सी, ये डॉटेड लाइन मत देखना, खाली इतना दिया हुआ है कि ए बी सी वो राइट एंगल ट्राइंगल है। समझना मैं अलग से बना रहा हूँ ये, कि यहाँ ये ए बी सी ऐसे नाम दिया हुआ है, राइट एंगल है मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है। O इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू राइट एंगल, कि ये जो राइट एंगल है ना उसकी अपोजिट साइड मतलब ये ए सी हो गई, और इसका मिड पॉइंट O है, इसका मिड पॉइंट O ऐसा दिया हुआ ना ड्राइंग में, देखो कि ये मिड पॉइंट O है। एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी। हमें बताना है कि क्यों ये O है ना इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, ए बी सी के इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब A से O तक का जितना डिस्टेंस होगा ना, समझो A से O तक का डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर हुआ तो B से O तक का डिस्टेंस भी 5 होगा, और C से O तक का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों ऐसा, वो हमें प्रूव करके बताना है, ठीक है, क्यों ऐसा वो रीज़न बताना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया भी हुआ है, हिंट दी गई है ब्रैकेट में कि द डॉटेड लाइन आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू, कि यहाँ पे ये डॉटेड लाइन जो बनी हुई है ना पीछे, कि इन डॉटेड लाइन से आपको हेल्प मिलेगी ये चीज़ प्रूव करने के लिए। तो देखो इसमें कोई सम नहीं करना है, रीज़न लिखना है खाली। तो समझना कैसे लिखेंगे इसका रीज़न,
कि यहाँ पर जो है वो सबसे पहले ऐसे लिखें कि ड्रॉ लाइन्स ए डी एंड डी सी सच दैट ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी पैरेलल डी सी। देखो आपकी ड्राइंग में तो समझो पहले इतना ही बना हुआ था ना, ये ड्राइंग में समझना, अब मैं अलग नहीं बना रहा हूँ, इसी में ही बता रहा हूँ, ध्यान से समझना कि समझो ये रेक्टेंगल है ना, सॉरी ये ट्राइंगल है ना ए बी सी। अब इसके ऊपर पहले ये डॉटेड लाइन जो बनी हुई है वैसे एक पूरी लाइन बना दे कि समझो ए डी, ये पूरी लाइन बना दे। ए डी ऐसे बनाए कि जिससे ए डी पैरेलल बी सी होना चाहिए, कि ये ए डी वो ये बी सी का पैरेलल होना चाहिए, है ना, बी सी का पैरेलल। और उसके बाद दूसरी लाइन डी सी बना दे कि ये डी सी लाइन, ये डी सी लाइन वो ए बी की पैरेलल होनी चाहिए, ए बी पैरेलल डी सी। तो ये ए बी और ये डी सी ये पैरेलल, समझे? तो ये सामने सामने दो लाइन बना दी ना। अब ऐसे हो गया कि ए डी इक्वल टू बी सी हो गया, कि ये ए डी देख रहे हो ये वाली लाइन, और उसके सामने ये बी सी वाली लाइन, ये दोनों इक्वल, एंड ए बी इक्वल डी सी। और यहाँ ये ए बी है और उसका इक्वल सामने डी सी है, ये दोनों इक्वल हो गए, बराबर। तो इसका मतलब ये पूरी ड्राइंग क्या बन गई, तो पूरी ड्राइंग एक तरह से रेक्टेंगल बन गई ना रेक्टेंगल। यहाँ पे लिखेंगे आपके ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एज ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। इसमें सामने सामने की साइड इक्वल है, मतलब ये रेक्टेंगल हो गया। एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90, और इसमें एक अगर 90 दिया हुआ है ना, यहाँ दिया हुआ था ना बी राइट एंगल है, तो रेक्टेंगल में अगर एक 90 तो इसका मतलब सभी 90 होंगे। सो इन अ रेक्टेंगल डायगोनल आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल्सो दिस बाइसेक्ट ईच अदर। अब जो रेक्टेंगल का रूल है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये अंदर की साइड है, वो अंदर की साइड इक्वल भी होती है, ये डायगोनल्स दोनों इक्वल भी होते हैं, और एक दूसरे को यहाँ बीच में बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये चारों साइड ए ओ देख रहे हो, ये ए ओ आधी लाइन, उसके अलावा ये ओ सी ये आधी लाइन, बराबर, और ये बी ओ यहाँ ये आधा, और ऊपर से ये डी ओ ये आधा, कि ये चारों इक्वल होंगे। रेक्टेंगल में ये चारों हाफ हाफ इक्वल होते हैं, ए ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू बी ओ इक्वल टू ओ डी, चारों इक्वल ना। इसका मतलब कि ये ओ से सभी इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो लिख सकते हैं ना, सो ओ इज अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी, कि ये ए बी सी ड्राइंग में देखो ये ए बी सी तीनों से इक्वल लेंथ पे इक्वल डिस्टेंस पे ये ओ आए हुआ है, बराबर। बात आई समझ में? सिंपल खाली ये सेंटेंस में ही लिखना था ना हमें, ओके। तो देखो यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब ऐसे ही मैथ्स के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, ओके। थैंक यू।